डिमांड्स। नेताओं में अंग्रेजों की आर्थिक नीति की आलोचना करने का एक दूसरा फंडा। एक तो डिमांड रखा, आपने देखा क्या डिमांड है इनकी। डिमांड करने का तरीका, माध्यम, मीडियम ऑफ द डिमांड। चलिए भी नोट कर लीजिए। कैसे डिमांड करते थे? एप्लीकेशंस, डेलीगेशंस, एप्लीकेशन, डेलीगेशन, प्रार्थना पत्र, निवेदन, प्रतिवेदन, प्रतिनिधिमंडल, वो सब डेलीगेशन में आ गया। ठीक है। प्रार्थना पत्र, निवेदन छोड़िए, प्रतिनिधिमंडल, प्रतिवेदन, स्मरण पत्रों, शिष्टमंडलों, स्मरण पत्र, प्रतिवेदन, शिष्टमंडल, विधानसभाओं में भाग लेकर, और विधानसभाओं में भाग लेकर, बाय पार्टिसिपेटिंग इन द लेजिस्लेटिव असेंबली। तो यही है। ठीक है। कुल मिलाकर के अगर एक शब्द में कहा जाए, कौन सी नीति है डिमांड करने की? यह है रिक्वेस्ट पॉलिसी, है ना, निवेदन करने की पॉलिसी है। ठीक। इस तरीके को अपना करके अपनी डिमांड, क्यों ऐसा करते थे? झगड़ा भी कर सकते थे, इसके पहले भी मांगे हुई हैं, तो झगड़ा हुआ है, मार हुई है, गोली चली है, हत्याएं हुई हैं, युद्ध टाइप का भी हुआ है। तो ये अचानक ये चेंज इस समय, तो ऐसा क्यों करते थे? क्योंकि अभी इन बुर्जुआ वर्ग के नेताओं में ये विश्वास था, ये बिलीफ था, किसमें? अंग्रेजों की सदाशयता में, ईमानदारी में, उनकी विचारधारा में, उनकी सोच में। ठीक है। उनको ये विश्वास था कि ये अगर हम इस प्रकार से, जो प्रकार लिखा है, अपनी डिमांड करते हैं तो वो अच्छे व्यक्ति हैं, सिविलाइज्ड हैं। तो सिविलाइजेशन में उनको विश्वास था ब्रिटिशर्स के, ये हमारे साथ अच्छा करेंगे। ठीक है। तो कहा ठीक है, फिर निकाल लो अपनी फ्रस्ट्रेशन, इस प्रकार से भी फिर आगे देखा जाएगा। तो इन्होंने निकाला पूरा फ्रस्ट्रेशन ऐसे। ठीक। डिमांड आपको मैंने पहले लिखा दिया, माध्यम ये है, कारण पूरा जुड़ा हुआ है, तार जुड़े हुए एक दूसरे से सब। ठीक है। एक तो ये हो गया। दूसरे, ये करते क्या थे? थोड़ा सा अट्रैक्ट करने के लिए, ब्रिटिशर्स को अट्रैक्ट करने के लिए करते क्या थे? इन नेताओं ने अंग्रेजों के आर्थिक नीति की विशेष आलोचना की। क्रिटिसाइज्ड द इकोनॉमिक पॉलिसी ऑफ ब्रिटिशर्स। दीज लीडर्स क्रिटिसाइज्ड द इकोनॉमिक पॉलिसी ऑफ द ब्रिटिशर्स। जैसे दादा भाई नेहरू जी ने ड्रेन थ्योरी प्रतिपादित किया। दादा भाई नेहरू जी लॉन्च्ड ड्रेन थ्योरी। अब एक प्रकार की आलोचना ही तो है ड्रेन थ्योरी, और क्या है? जैसे दादा भाई नेहरू जी ने ड्रेन थ्योरी
इसके बारे में थोड़ा बहुत हमने चर्चा करी भी है। ड्रेन थ्योरी मीन्स धन निष्कासन का सिद्धांत। ठीक है, इसी प्रकार एज वेल गोपाल कृष्ण गोखले के बजटीय भाषण बहुत तीखे होते थे। द स्पीच ऑन बजट ऑफ गोपाल कृष्ण गोखले, द स्पीच ऑन बजट ऑफ गोपाल कृष्ण गोखले वॉज वेरी चिली। तीखे मतलब चिली, इसको तो मिर्चा लगना। तो अब ये तरीके हैं धन निष्कासन का सिद्धांत दादा भाई नेहरू जी ने प्रतिपादित किया, लॉन्च किया। एक प्रकार की अंग्रेजों की आर्थिक नीति की आलोचना ही थी, कैसे अंग्रेज भारत के धन को लूट रहे हैं, धन का पलायन का सिद्धांत है, धन निष्कासन का सिद्धांत है। तो पूरा ये इसको तो ड्रेनेज ऑफ वेल्थ, ड्रेनेज ऑफ वेल्थ इसी को कहा गया है कि यहीं के पैसे से, यहीं के संसाधन को खरीदकर, रिसोर्सेस को लेकर के उसको इंग्लैंड भेज दिया जा रहा है। अब जैसे दीवानी पर उनका अधिकार हो गया, दीवानी मतलब टैक्सेशन, जमीन जिस पर जमींदारी वगैरह डेवलप करी उन्होंने, तो जमीन पर अधिकार होने से अपने मनमाने ढंग से उन्होंने कैश क्रॉप्स को प्रमोट किया। जिस प्रकार से इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ इंग्लैंड में, उसके लिए रॉ मटेरियल्स के लिए कैश क्रॉप्स को प्रमोट किया। अब कैश क्रॉप्स कौन उगाएगा? फार्मर्स, किसान। ठीक है, तो अब इसके लिए किसानों पर उन्होंने दबाव डाला। कैसे दबाव डाला या प्रेशर बनाने में सफल कैसे हुई है? क्योंकि अब जमींदारी उनके हाथ में थी। नवाब, राजा, उपराजा, महाराजा ये सब पराजित हो चुके थे। तो नाम का वो भूमिखंड उनके अधीन था, बल्कि उनकी दीवानी उन्होंने ले लिया था, मतलब राजस्व का अधिकार। तो वो ये करते थे। फिर दीवानी होने का जो टैक्सेशन है, लगान व्यवस्था है, राजस्व, वो एक बड़ी हिस्सेदारी अंग्रेज इस पर कब्जा कर लेते थे, राजकोष पर। तो पैसा यहीं का लिए। अब यहीं का पैसा लिए, जैसे रुपया उठाए और बाजार गए और यहीं का सामान खरीदे जो यहां का प्रोडक्शन है, और इस प्रोडक्शन को उन्होंने भेज दिया कहां? ब्रिटेन। तो ब्रिटेन जो सामान गया, ब्रिटेन से उसके बदले क्या आया? सामान भेज दिया ब्रिटेन, आया क्या? कुछ नहीं। यही रुपया उठाए, अब उसके बदले उतना पौंड आ जाता तो समझ में आता, या वहां का कुछ प्रोडक्टिविटी आ जाती तो समझ में आता, वहां की कोई टेक्नोलॉजी आ जाती तो समझ में आता, कुछ भी आ जाता जो यहां पर एक इंफ्रास्ट्रक्चर का काम करे, स्किल डेवलपमेंट का काम करे, स्वास्थ्य डेवलपमेंट का काम करे, हेल्थ सेक्टर में काम करे, एजुकेशन में काम करे, कुछ भी आ जाए तो बात समझ में आती है। कुछ नहीं आया। ये क्या है? गया गया और चला गया। दिस इज ड्रेन ऑफ वेल्थ। यही है ड्रेनेज। ड्रेनेज ना, घर के नाले का जो 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 वेस्टेज होता पानी, वो निकल जाता तो कौन वापस बुलाता उसको? कोई नहीं बुलाता ना, कोई काम नहीं उसका, वो तो बस जाए, गंदा पानी है, निकल ले तो ज्यादा सही है। ड्रेनेज सिस्टम, इसीलिए उस सिस्टम को ड्रेनेज सिस्टम का है। तो सो पैसा ऐसे गया, आया कुछ नहीं। तो ये पूरा जो मैंने इसे बताया हल्के में, ये पूरा हल्के में पूरी बुक लिख डाली है दादा भाई नेहरू जी ने इसी मैटर पर। तो जब अंग्रेज पढ़े होंगे तो उनको कैसा लगा होगा? बोले भड़का रहा आपने लोगों को हमारे खिलाफ। इंडियंस को, इंडियन पब्लिक को, अंग्रेजों के खिलाफ, जो कि भारत की सत्ता के हकदार हैं और लगभग उनके हाथ में ही उपनिवेशवाद तो है ही, आर्थिक कब्जा तो अंग्रेजों का है ही, ये पूरा। तो एक प्रकार से भड़काना, लोगों को जागरूक करना अंग्रेजों के खिलाफ, तो ये हो गया। और गोपाल कृष्ण गोखले के बारे में कहा जाता है जब इनके बजटीय भाषण होते थे तो ये फिर ऐसे ही ताना बोलते थे, टॉन्ट अंग्रेजों को।
गांधी जी गए कहाँ? जॉर्ज पंचम का दरबार लगा है, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन है, टांट में बता रहा हूँ, वो भी इसी रेफरेंस पे, एग्जाम्पल भी इसी से रिलेटेड है। तो सेकंड राउंड टेबल में गांधी जी गए थे, तो ये हुआ कि वहां के शासक जॉर्ज पंचम से मिलने का तय हुआ मामला कि चलो मीटिंग होगी। तो एक प्रोटोकॉल मिनिस्टर से प्रोटोकॉल का पूरा आया, सचिव लेकर के कि भाई आपको, अब चूंकि उस समय जॉर्ज पंचम केवल इंग्लैंड के शासक नहीं, 2/3 विश्व का शासक है भाई, वो 2/3 वर्ल्ड का वो रूलर है उस समय, 2/3 विश्व उसके कब्जे में है, वो विश्व का शासक है एक प्रकार से, ऐसा आप मानिए, छोटा मोटा आदमी जॉर्ज पंचम। तो भाई आपको कैसे मिलना? तो प्रोटोकॉल का पूरा आया कि आपको कोट पैंट टाई जूते इस कलर के, बाल यहाँ से हल्के रहेंगे, यहाँ से बड़े रहेंगे, ये सब पूरा आया, ऐसे मिलना है, ये पूरा प्रोटोकॉल होता है ना, किससे मिलना हो तो सब अभी भी होता है। अब देखते हैं वो पद्मश्री वगैरह जो भी मिलता है, राष्ट्रपति या पुरस्कार देते, जो जाता है उसको एक विशेष ड्रेस कोड में जाना होता है, कैसे कैसे किससे मिलना है, सबको नमस्कार भी नहीं कर सकते, प्रोटोकॉल में लिखा है कि इनको करना है इनको नहीं करना, भी वही कर सकते हैं, सब पूरा सिस्टम होता है, इसको होते प्रोटोकॉल। तो गांधी जी के सामने बोला, गांधी जी ने बोला ठीक है जाओ, चले गए। अब पूरा आ गया, गांधी जी गए, प्रस्तुत हुए, अब वही एक धोती का आधा इधर आधा उधर जैसे टांग के पहुंच गए, हवाई चप्पल स्लीपर। अब कहा यार तुमने बताया नहीं यार प्रोटोकॉल यहाँ का, ये कपड़े नहीं गांधी के पास, ऐसे चलाया इधर, इसको बताया। अब लोग मतलब एकदम आश्चर्य में भौचक्के कि ये तो यार मतलब मान्य हानि है एक प्रकार से, तो कंटेम्प्ट है, 2/3 विश्व के सामने, विश्व का शासक बैठा है सामने, पूरा पूरा बातचीत हुई, तो चलो ठीक है आगे। तो पहला क्वेश्चन यही था कि गांधी इतना भी नहीं कि कपड़ा पहन सको, तुम्हारे पास इतना भी नहीं है, एक ड्रेस तो बनवाने की क्षमता है ये, भारत इतना कम, मतलब एक टांट, छोटा सा टांट। गांधी जी के सामने तो छोटे छोटे से टांट हो सकता है, गांधी जी का व्यक्तित्व बहुत बड़ा व्यक्तित्व है। गांधी साहब कहां से पहने? सारे विश्व के, तो भारत की बात है तो सारे भारत के कपड़े तो आप चुरा लिए हैं, पहन रखे, मतलब जिसको नंगा फकीर कहा था चर्चिल ने उसी समय, बर्किंघम पैलेस की सीढ़ियों पर चढ़ते नंगे फकीर के बारे में उसने कुछ ऐसे लिखा, कपड़ा नहीं, उन्होंने कहा पूरे हिंदुस्तान का कपड़ा तो आप लेके चले आए चुरा के, कहां से पहनेंगे साहब? मतलब इतने बड़े शासक को अकेला आदमी चोर बोल रहा है, इसको कहते हैं टांट और दिलेरी, दोनों भी साहस, ये साहस भी है और ये ताना भी है। तो गोपाल कृष्ण गोखले साहब ऐसे ही बोलते थे बजट पर, तो ये उनका एक प्रतिक्रिया, एक जो रिएक्शन होता था, अगेंस्ट रिएक्शन, इस प्रकार से याद दिलाने का तरीका था। तो ये चीजें थी एक प्रकार से, ठीक है, तो क्लियर। अब आगे हुआ क्या, कैसे इसको प्रोग्रेसिव बनाया गया, इस मूवमेंट को, इस मूवमेंट को जो फर्स्ट फेज का है, इसको प्रोग्रेसिव कैसे बनाया? इन 1889 देयर ऑर्गेनाइज्ड ए ब्रिटिश कमेटी ऑफ कांग्रेस इन इंग्लैंड। 1889 में इंग्लैंड में कांग्रेस की एक ब्रिटिश समिति बनाई गई। 1889 में इंग्लैंड में कांग्रेस की एक ब्रिटिश समिति बनाई गई, ठीक है, दे आर ऑर्गेनाइज्ड अ ब्रिटिश कमेटी ऑफ कांग्रेस इन इंग्लैंड इन 1889, और एक पत्रिका इंडिया भी निकाली, एंड पब्लिश्ड ए मैगजीन नेम्ड इंडिया आल्सो, एंड पब्लिश्ड ए मैगजीन नेम्ड इंडिया आल्सो। तो ये क्वेश्चन पुटअप हो चुका है, कौन सी पत्रिका, और ब्रिटिश समिति भी पुटअप हो चुका है, ध्यान रहे। चलिए पैराग्राफ चेंज कर दिए, अब दूसरा। तो ये सब चल रहा है, अपना निवेदन प्रतिवेदन शिष्टमंडल स्मरण पत्र वगैरह भेज रहे हैं, आलोचना कर रहे हैं, रिएक्शन का इंतजार कर रहे हैं, अंग्रेज पर विश्वास तो है लेकिन वेट भी कर रहे हैं भाई कुछ दे,
सूचना दे करके इन्फॉर्म कर करके वेट भी कर रहे हैं कि अभी कुछ आएगा, अच्छा आएगा, अच्छा आएगा, अच्छा आएगा। अच्छा, उधर अंग्रेजों मंथन क्या चल रहा है वो मैं आगे बताऊंगा। अभी 1886 तक तो सब कुछ बढ़िया था। प्रारंभिक वर्षों में कांग्रेस और ब्रिटिश सरकार के संबंध अच्छे थे। 1886 में उसने गार्डन पार्टी वगैरह भी दी थी डफरिन ने, ठीक है, खाए पिए लोग मस्त हुए। 1887 से ये संबंध बिगड़ना शुरू हो गए दोनों के, ठीक है। तो इस लाइन को आप मेंशन कर लीजिए कि प्रारंभिक वर्षों में अंग्रेज सरकार की कांग्रेस के प्रति जो रुख है, नीति है, वो उदारवादी थी, ठीक है। इन बेसिक ईयर्स द पॉलिसी ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट टू कांग्रेस was liberal, उदारवादी थी। कुल मिला के अच्छे थे, बेसिकली अच्छा था। 1887 से दोनों के बीच मतभेद उभर कर सामने आने लगे। 1887 के बाद दोनों के बीच मतभेद उभर कर सामने आने लगे। बट देयर began to involve the dispute between both from 1887। 1887 से दोनों के बीच मतभेद यानी डिस्प्यूट उभर कर सामने आने, began to involve dispute between बोथ, ठीक है, या टू ईच अदर भी लिख सकते हो, ठीक है, दोनों कोई दिक्कत नहीं है। 1888 में डफरिन ने कांग्रेस की यह कहकर आलोचना की 1888 में डफरिन ने कांग्रेस की यह कहकर आलोचना की कि यह सूक्ष्म लोगों का प्रतिनिधित्व करती है। डफरिन क्रिटिसाइज्ड Congress by saying this in 1888 1888 में डफरिन ने कांग्रेस की यह कहकर आलोचना की by saying this in 1888 that Congress is leader of the few people। कांग्रेस इज द लीडर ऑफ फ्यू पीपल, की कुछ लोगों का नेतृत्व करती है, कुछ लोगों का नेतृत्व करती है। कांग्रेस इज द लीडर ऑफ फ्यू पीपल, मतलब उसने सूक्ष्म लोगों का नेतृत्व करती है। मतलब ये मत समझो कि बहुत बड़ा है, जैसे लोग आलोचना करते नहीं, ये ना समझो कि बहुत बड़े हैं, वो सब वैसे हल्के में देखने में लग रहा है, बाकी बस बहुत छोटे लोगों का प्रतिनिधित्व है, कुछ लोग हैं, बहुत डरने की जरूरत नहीं है। ये सब कह करके अपने लोगों को थोड़ा सा सेटिस्फाई भी कर रहा और अपने को भी, दोनों को भी, ठीक है। एक प्रकार की आलोचना ही हो गई। किसी के बारे में कुछ इस प्रकार से कहा जाए जिसमें उसकी थोड़ी सी भी कमी इन्वॉल्व हो, उसकी जो शान बनी हुई है, डेकोरेशन बना हुआ है, उसमें थोड़ी सी भी कमी अगर कोई निकाल देता है कि यार ये नहीं है, इसका ये मतलब नहीं कि बड़ा शुभचिंतक ही हो सकता है वो। आप इसका ये भी मतलब है कि वो मन से जला भुना हुआ है कि इतना बड़ा आयोजन आप कैसे कर सकते हैं। तो ढूंढ रहा है कि क्या बता दूं कि इनको लग जाए कि ये कुछ कर नहीं पाए ठीक से, है ना। तो कुछ नहीं पाएंगे तो पूरे आयोजन में इतने बता देंगे यार पानी बड़ा दूर लगाए थे आप, है ना। सब बढ़िया था, लेकिन वो जो आपने पनीर वाला जो बनवाया था, क्या कहते हैं वो, शाही नमक, थोड़ा सा वो बता देना उसको अगली बार से जरा मेंटेन करिए। वो अपनी फ्रस्ट्रेशन निकाल रहा है मुद्दा ये है। तो वो एक प्रकार की आलोचना ही हो जाती है, ठीक है। तो ऐसे ही आप मानो। तो डफरिन ने यह कह करके आलोचना की कि कुछ सूक्ष्म लोगों का प्रतिनिधित्व करती है, ठीक है। कर्जन को भी आगे जोड़ लिया, और कर्जन ने यह घोषणा की कांग्रेस के बारे में ही, एंड लॉर्ड कर्जन अनाउंस्ड अबाउट कांग्रेस
announced about कांग्रेस, और करजन ने यह घोषणा की दैट कि कांग्रेस का भवन भरभरा रहा है। पहले हिंदी में लिख लीजिए पूरा, कांग्रेस का भवन भरभरा रहा है। भारत में रहते हुए मेरी अंतिम इच्छा है, भारत में रहते हुए मेरी अंतिम इच्छा है कि इसके शांतिपूर्ण मृत्यु में सहयोग कर सकूं। तो कांग्रेस का भवन भरभरा रहा है, भारत में रहते हुए मेरी यह अंतिम इच्छा है कि इसके शांतिपूर्ण मृत्यु में सहयोग कर सकूं। करजन अनाउंस्ड अबाउट कांग्रेस दैट द बिल्डिंग ऑफ कांग्रेस इज फेलिंग डाउन। भरभरा रहा मतलब फेलिंग डाउन। The building of Congress is falling down, and it's my last desire that I could help in peaceful death of Congress on living in India. भारत में रहते हुए, on living in India. तो करजन announced that the building of Congress is falling down. It's my last desire that I could help in peaceful death of Congress on living in India. ठीक है, तो ऐसा इसने कहा। तो ये भी मन ही मन, अब अच्छा इसका संबंध है क्या है मामला समझा जा सकता है। ठीक है, ये लोग अब फ्रस्ट्रेट हो गए हैं और अपनी फ्रस्ट्रेशंस कहीं ना कहीं निकाल रहे हैं। कांग्रेस के प्रति अंग्रेजों का जो रुख है वो अब विपरीत यानी अपोजिट हो चुका है। तो अब वो लोग इन लोगों के जो निवेदन प्रतिवेदन और एप्लीकेशंस गए हैं उस पर वो लोग क्या थिंक कर रहे हैं, सोच क्या रहे हैं। वो लोग सोच रहे हैं यार ये लोग ऐसे यूनाइट कैसे हो रहे हैं और इसकी प्रतिक्रिया बहुत बड़ी हो सकती है। तो वो 1857 देख रहे हैं जो नॉन यूनाइट था, संगठित नहीं था, और फिर इस संगठन के बाद 1857 जैसा अगर देखेंगे तो उनको लग रहा है फिर तो बहुत ही खतरनाक और बहुत ही भयावह डेंजरस दिख रहा है। तो इस प्लान में लगे हुए हैं कि करें क्या। तो ये हो क्यों रहा है, क्योंकि यूनिफिकेशन हो रहा है, एक राष्ट्रवाद डेवलप हो रहा है, नेशनलिज्म डेवलप हो रहा है, इसलिए हो रहा है। तो सबसे पहला उन्होंने ऐसे प्रतिवेदनों और प्रार्थना पत्रों के बदले में क्या किया, तोड़ना है उनको ऐसी यूनिटी को, उसके लिए काम किया। ठीक है, इसी बीच फिर आफ्टर दैट लॉर्ड कर्जन डिसाइडेड टू डिवाइड द बंगाल, ऑन द बेस ऑफ कम्युनिज्म। लॉर्ड कर्जन डिसाइडेड टू डिवाइड द बंगाल ऑन द बेस ऑफ कम्युनिज्म। इसी के बाद लॉर्ड कर्जन ने संप्रदायवाद के आधार पर बंगाल को विभाजित करने का निर्णय लिया। तो ये लोग क्या सोच रहे हैं कि अच्छे आदमी, भले आदमी, सभ्य आदमी है, अच्छे से हम कहेंगे तो लोग सुनेंगे, हमको अच्छा करेंगे। ये लोग क्या सोच रहे हैं, यार कैसे यूनाइट हो गया, ऐसे कैसे हो गया। तो वो अपना प्लान अलग ही बना रहे हैं। अब देखिए कांग्रेस में भी दो वर्ग धीरे धीरे बन रहा है, क्योंकि ऐसा वो करेंगे। नवयुवकों का एक वर्ग कांग्रेस में शामिल है जो लगातार ये वार्न कर रहा है कि आप लोग गलत फहमी में है, ऐसा वो कुछ करने वाले नहीं है। आप जिस कंफ्यूजन में है कि हमारे लिए अंग्रेज या ब्रिटिशर्स अच्छा करेंगे, ऐसा कुछ करने वाले नहीं है। वो जब भी कुछ करेंगे खराब ही करेंगे, अच्छा कर ही नहीं सकते। तो ये जो, चूंकि अब उस समय कांग्रेस पर तो बुर्जुआ वर्ग के नेताओं का आधिपत्य था, एक प्रकार से चलती उन्हीं की थी। तो ये बुजुर्ग नेता लोग डांट देते थे, चलो तुमको कुछ पता है भाई, जाके पढ़ो लिखो अपना। तो ये लोग बेचारे नवयुवक चुप हो जाते थे। लेकिन कहीं ना कहीं से एक जो अनसेटिस्फैक्शन है वो है, कांग्रेस के भीतर भी एक अनसेटिस्फैक्शन है। किसके प्रति, ऐसे ओल्ड लीडर्स के प्रति, मिडिल क्लास लीडर्स के प्रति जो उस समय कांग्रेस में है, उनकी पॉलिसीज के लिए एक फ्रस्ट्रेशन। तो कांग्रेस में भी दिशाएं एक दूसरे के अपोजिट होना शुरू कर दी हैं, ये इंटरनल बात है। ठीक है, तो अब जब बंगाल विभाजन का निर्णय लिया गया तो ये फ्रस्ट्रेशन भी फूट पड़ा कि देखो मैं कह रहा था ना, माने नहीं, अब सुधर जाओ। तो सुधर जाओ क्या होगा ये तो बात की बात है, लेकिन अभी बंगाल विभाजन हो गया है, अभी सांप्रदायिकता के आधार पर। पहले उसके खिलाफ देख लिया जाए क्या करना है, फिर बाद में हम लोग आपस का देखेंगे कि अगली पॉलिसी, नेक्स्ट पॉलिसी अंग्रेजों के लिए क्या होनी चाहिए।
तो उन नवयुवकों का वर्ग और कुछ अन्य नेताओं ने मिल करके बंगाल विभाजन के खिलाफ आंदोलन छेड़ दिया। ठीक है, तो बंगाल विभाजन का जो निर्णय लिया गया था, एक्चुअली दिखावे में तो प्रशासनिक प्रॉब्लम्स बताई गई, एडमिनिस्ट्रेटिव जो प्रॉब्लम्स है ये दिखाया गया कि चूंकि बंगाल एक बहुत बड़ा प्रांत है और प्रशासनिक रूप से असुविधा होती है, मतलब अनकंफर्टेबल है, प्रशासनिक रूप से अनकंफर्टेबल है, सुविधाजनक नहीं। तो एक सेंटर से इतने बड़े और इतने पूरे प्रांत को प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन देना, प्रशासित करना एक्चुअली मुश्किल हो रहा है। ये कर्जन ने पूरा लिखा, कारण लिखा, जो शासकीय पत्र होता है ना विभाजन को, उस पत्र पर लिखा कारण, क्योंकि इतिहास का हिस्सा तो ही बनने वाला है कि विभाजन क्यों किया, तो वो पूरा पत्र लिखा इस कारण से। तो प्रशासनिक रूप से चूंकि बंगाल एक बहुत बड़ा प्रांत है, प्रशासनिक रूप से असुविधा होने के कारण इसको 2 इकाइयों में बांट देना उचित है। इससे लाभ क्या होगा, 2 सेंटर्स होंगे प्रशासन के, इसलिए पूरे बंगाल को प्रॉपर प्रशासित करने में आसानी होगी, इजी होगा। ठीक है, और लाभ, वेलफेयर कोने कोने तक पहुंचाया जा सकता है। तो कहना इसका भी ठीक है, लेकिन सोच गलत है। ठीक है, कहना, ये जो एटीट्यूड दिखा रहा है एक्चुअली इसमें और उसका जो इंटरनल एटीट्यूड है, दोनों में डिफरेंस हो गया। वो सोच कुछ और रहा है इंटरनली, जिसका एप्टीट्यूड है कुछ अलग है, और एटीट्यूड जो सामने आ रहा है वो थोड़ा सा अलग है। ठीक है, तो ये डिफरेंस हो रहा। तो कुल मिलाकर के सामने आकर के आया कि भाई प्रशासनिक दृष्टिकोण से, क्योंकि बंगाल बहुत बड़ा प्रांत था, उस समय असम बंगाल में शामिल था। आज का जो बांग्लादेश है वो बंगाल का हिस्सा है, पूर्वी बंगाल। फिर बिहार का पूरा प्रांत बंगाल में था, और उड़ीसा का। बिहार में, अब आज के समय में हम चर्चा करें तो झारखंड भी मान लीजिए, क्योंकि बिहार में झारखंड ऑलरेडी इनबिल्ट था, शामिल था। झारखंड तो अभी अलग हुआ है, 2001 वगैरह की बात है। ठीक है, तो आज का अगर क्षेत्रफल देखो, उस समय का जो बंगाल, जिस बंगाल विभाजन की चर्चा की गई, आज का अगर आप क्षेत्रफल देखोगे तो झारखंड, उड़ीसा, बिहार, पश्चिम बंगाल, बांग्लादेश, असम, इतना बड़ा क्षेत्र उस समय का बंगाल था, बहुत बड़ा हो गया। तो उसका कहना भी ठीक है, लेकिन अगर उसको एक्चुअली फॉलो करना हो तब ठीक है, क्योंकि मध्यकाल में सामंतवादी व्यवस्था जब आई तो उसका नेचर यही था, एक लोगों का शासन का मतलब यह है कि समस्त शक्तियां एक लोगों में निहित होगी, इसको होता है राजतंत्र व्यवस्था, मोनोक्रेसी। लेकिन जब अधिनायक तंत्र आया मध्यकाल में, सामंतवादी व्यवस्था आई, तो इसमें जो पावर है ना उसका डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया गया, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द पावर। तो किसको कर दिया, प्रांतीय शासकों को स्वायत्तता पूर्वक जो है शासन करने का अधिकार दे दिया गया। कुल मिलाकर के अब वो जो प्रांतपति और सूबेदार और फौजदार टाइप के होते थे वो महाराजा होने लगे, मतलब उनको अपने यहां एक स्वायत्त, उनको डोमिनियन स्टेट बना दिया गया। इसलिए बना दिया, अपने अपने प्रांत में अगर वो स्वायत्त रहेंगे तो डेवलपमेंट ज्यादा होगा, तो ठीक बात है। लेकिन मुद्दा यह है, अब मुद्दा पकड़ लिया कि वास्तविक कारण, तो उस समय भारत सचिव सेक्रेटरी ऑफ इंडिया रिजले थे, सेक्रेटरी ऑफ इंडिया रिजले थे। उन्होंने एक पत्र लिखा गोपनीय, जो शासकीय पत्र नहीं है, उन्होंने लॉर्ड कर्जन को एक गोपनीय पत्र लिखा पहले ही करना क्या, जिसके आधार पर उन्होंने डिवीजन किया। उस पत्र में, अब वो पत्र पकड़ लिया गया तो पता चला कि यार वास्तविक कारण थे। तो रिजले ने लॉर्ड कर्जन को जो लेटर लिखा था इंडिविजुअली, उसमें लिखा था कि बंगाल, अविभाजित बंगाल एक बहुत बड़ी शक्ति है, कई संप्रदायों की मिली हुई एक बहुत बड़ी शक्ति है, वाज द ग्रेट पावर, द बिग पावर ऑफ बंगाल, अनयूनाइटेड बंगाल इज द बिग पावर। और विभाजित बंगाल की दिशाएं अलग अलग होंगी, विभाजित बंगाल की दिशाएं अलग अलग होंगी। ठीक है, तो देयर विल बी द डिफरेंट डायरेक्शंस ऑफ डिवाइडेड बंगाल, ऐसा उसने लिखा कि अविभाजित बंगाल बहुत बड़ी शक्ति है और विभाजित बंगाल की दिशाएं अलग अलग। तो कर्जन बोले समझ गया साहब, आपकी बात हम समझ गए, क्योंकि पूर्वी बंगाल मुसलमान बाहुल्य था, पश्चिम बंगाल हिंदू बाहुल्य था। तो उसका इशारा यह था जो हिंदू मुस्लिम एक यूनाइट, एक बहुत बड़ी शक्ति है, इनको पहले तोड़ो, क्योंकि जो नेशनलिज्म की धारा चल रही है उसमें तो लोग एकजुट होते चले जा रहे हैं। और ऐसे में अगर
पूरा हिंदुस्तान, जिसमें एक आधा तो बंगाली है, शेष हिंदुस्तान है, तो यहां से तोड़ना शुरू करोगे, ये आपके हाथ में, फिर आगे देखा जाएगा क्या करना है। तो जो एक नेशनलिज्म की विचारधारा और धारा वही, जिसके कारण ऐसी मांगे आने लगी और विनम्र निवेदन आने लगे, उसको खंडित करने के लिए, तोड़ने के लिए, ब्रेक करने के लिए, तो राजनेस ऑफ नेशनलिज्म है, उसको ब्रेक करने के लिए एक्चुअली बंगाल विभाजन किया गया। यह सूचना रिजले द्वारा कर्जन को लिखे गए उस पत्र से मिलती है जिसमें विभाजित बंगाल की दिशाएं अलग अलग होगी, जैसा मेंशन किया गया था। जबकि कर्जन ने जो प्रत्यक्ष कारण दिखाया, प्रशासनिक कारण दिखाया, लोगों को प्रस्तुत किया, जो रीजन विभाजित बंगाल विभाजन की, वो प्रशासनिक कारण। तो अंदर की बात जब पकड़ ली गई तो आंदोलन शुरू हुआ, और पकड़ने की जरूरत नहीं, लोग समझ ही नहीं करना क्या चाह रहे हैं लोग, ठीक है। तो फिर इसके खिलाफ जब आंदोलन शुरू हुआ तो यूनाइट होने के आंदोलन शुरू हुआ, एक होने का आंदोलन शुरू हुआ, अपनी एकता को बनाए रखने का आंदोलन शुरू हुआ, ये दिखाने का आंदोलन शुरू हुआ कि हम अगर यूनाइट हैं तो विदेशी ताकतें कुछ भी कर ले, हमें बांट नहीं सकती, ठीक है। स्वदेशी आंदोलन इसी समय शुरू होता, महिलाओं ने बढ़ चढ़ के इसी आंदोलन में सबसे पहले हिस्सा लिया, जो प्रॉपर किसी बड़े प्रांत का एक आंदोलन शुरू हुआ। लेकिन साथ ही साथ एक चीज और आई, सांप्रदायिकता का बीज भी यहां पर देश के भीतर जन्म ले लिया, और वो अब धीरे धीरे फूट भी रहा है, क्योंकि अंग्रेज तो लगातार मुसलमानों को यह समझाने में लगे रहे कि भाई इनके साथ अगर तुम आ रहे हो, क्योंकि कुछ ऐसे रचनात्मक कार्यक्रम तय किए गए थे इस आंदोलन में, जैसे गंगा स्नान करके, काली पूजा करके, हर हर महादेव का नारा लगा करके लोग आंदोलन के लिए निकलते थे। तो हिंदू मुस्लिम एक होकर निकलते थे, तो गंगा स्नान, काली पूजा, हर हर महादेव का नारा, जय श्री राम, ये सब उत्तेजनापूर्ण नारे हैं, स्लोगन्स हैं, जो ऐसे मूवमेंट के लिए लगाए जाते थे। सब अंग्रेजों को मौका वो समझाने में सफल हो गए, भाई तू क्या कर रहा है यार, गंगा स्नान कर रहा, पाप कर रहा है, अल्लाह नाराज हो जाएगा तेरा, जन्नत से वंचित होगे, फिर वहां की सुविधाएं समझ लो, फिर मिलनी नहीं है, क्योंकि वहां सुविधाएं भी ठीक ठाक हैं। तो ऐसे ही तमाम सारे भ्रम बनाते रहते हैं, ये आजकल भी जैसे लोग बना नहीं देते कि कुछ धार्मिक गुरु लोग जो बैठे हैं, कट्टरपंथी लोग, वो ऐसे ही तो भ्रम बना के समाज को तोड़ने का काम कर रहे हैं। तो वो अंग्रेज उस समय वो रोल अंग्रेज निभा रहे हैं कि तुम्हारा धर्म भ्रष्ट हो रहा है, तुम कहां, तुमको बरगलाया जा रहा है, ये लोग बेवकूफ बना रहे हैं, गंगा स्नान करके, काली पूजा करके और हर हर महादेव, तुम्हारे मस्जिद में नमाज पढ़ के भी तो आंदोलन शुरू किया जा सकता है। ये तो थोड़ा सा मुस्लिम पीछे हट गए, वो थोड़ा है सांप्रदायिक, वो शुरू से सांप्रदायिक है, एक्चुअली उसका अस्तित्व ही संप्रदायवाद के आधार पर, नहीं तो खत्म हो जाता, उसका एक्सिस्टेंस ही उग्रवाद के रूप में हुआ। अगर उग्रवाद ही ना होता तो शुरू में वो जन्म ही न लेता, वो आया इसी रूप में। मोहम्मद साहब ने ही सबसे पहले इस्लाम की रक्षा के लिए तलवार उठाया, तो उन्होंने नारा दिया कि मैंने तलवार उठाई है, लेकिन ये मत समझो कि हम हत्यारे हैं, हमने इस्लाम की रक्षा के लिए वही तलवार उठाई है। क्यों? क्योंकि 10 लोग हमको मारने के लिए तैयार है। मदीना गए तो मक्का से विद्रोह शुरू हुआ उनके खिलाफ, क्योंकि यहूदी के फॉलोअर्स लोग थे। अब ये अलग पूरा फंडा बताए तो लोग इनको बहुत ज्यादा विरोध, यहां तक कि इनको मारने के लिए लोग टूट पड़े, तो फिर ये युद्ध करना शुरू किए। तो इसमें इस्लाम की रक्षा कहां हुई? तो इसमें इस्लाम की रक्षा यहां हुई कि मोहम्मद साहब की जो विचारधारा थी एक्चुअली वहीं तक और कम लोगों तक सीमित थी। तो मोहम्मद साहब इज इक्वल्स टू नाउ दैट टाइम इस्लाम। मोहम्मद साहब और उनके द्वारा कही गई बातें ही इस्लाम का दायरा थी, इससे ज्यादा था नहीं। तो पहले ही दिन जब तलवार उन्होंने उठा लिया तो फिर समझ लो, तो बद्र का युद्ध पहला बद्र का युद्ध था जिसमें मोहम्मद साहब ने खुद तलवार उठाई थी। तो फिलहाल खैर प्रॉफेट मोहम्मद की बात है, उनका अपना मुद्दा है। लेकिन बाद में जब खलीफाओं का शासन आया, खलीफाओं ने अपनी तलवारें उठाई और अपने अस्तित्व को बचाने के लिए आगे बढ़े। पूरा मध्य एशिया, फिर उधर यूरोप, मिस्र वगैरह सब पूरा कब्जा करते। तो यूरोप वालों ने बचा लिया, क्योंकि वो कहीं से कम नहीं, वो भी ईसाईवाद को लेकर के आए और वहां ईसाई के अलावा दूसरा था नहीं। तो कम से कम इस माध्यम से उन्होंने प्रोटेस्ट करने में सफलता पाई, नहीं तो यूरोप भी लेके चले जाते। लेकिन आज भी देखिए कितना बड़ा मिडिल एशिया का क्षेत्र जब उनके पूरे कब्जे में था, पूर्वी एशिया की ओर बढ़े, तो भारत इसमें सबसे बड़ा देश के रूप में सामने आया। तो भारत विफल कैसे हो गया उनके सामने?
क्योंकि भारत एक बहादुर देश था, भारत में शक्तियां भी थी, भारत में पावर्स थे, भारत में संसाधन थे, इसके बाद भी तो ये क्वेश्चन आता है। तो भारत भी संप्रदायवाद का और आपसी इगोइज्म का शिकार हो गया। वहां भारत में राष्ट्रवाद की जो कमी थी, संप्रदायवाद की बहुलता थी, और प्रत्येक राजा अपने युगों में मस्त था पी के एक दूसरे पर। तो एक एकता, यूनिफिकेशन, तमाम सारी चीजें तुर्कों के आक्रमण में, जो आक्रमण को सफलता में तो पूरा कब्जा करके लेके गए कि नहीं गए। तो कहने का मेरा सिर्फ मतलब है कि इस्लाम एक ऐसा धर्म है, संप्रदाय है, जिसकी स्टार्टिंग ही वहीं से हुई है। तो वो तो भाई अपने अस्तित्व को बचाने के लिए सारे लोग लड़ते हैं, तो वो भी लड़ा। तो उसमें जो रूल्स रेगुलेशन है वो इसी प्रकार से, क्योंकि उनकी भौगोलिक पृष्ठभूमि ऐसी थी, अगर वो ना लड़ते तो खत्म हो जाते। तो है कुल मिला के मुद्दा ये है कि फिर भड़काना शुरू किया, पूर्वी बंगाल और पश्चिम बंगाल में बांट दिया, मुसलमानों को, हिंदुओं को अलग अलग कर दिया। यही बंगाल विभाजन है। स्वदेशी आंदोलन हुआ। स्वदेशी आंदोलन में अंग्रेजों की इस नीति को समझ करके अंग्रेजों को बायकॉट करने की बात आई, तो अंग्रेजों को असहयोग तो नहीं कह सकते, उनकी चीजों को ना अपना करके अपनी चीजों को, स्वदेशी चीजों को, जैसे स्वदेशी शिक्षा, स्वदेशी केमिकल्स, मतलब दवाइयाँ, केमिकल स्टोर्स है ना, स्वदेशी जनरल स्टोर्स, स्वदेशी सामान, कपड़े वगैरह भी स्वदेशी निर्माण, ये सब मतलब सब स्वदेशी को अपनाओ, और विदेशियों को भगाओ भी मत, बट उनको एक्सेप्ट भी ना करो, टहलते रहे। यही है, ये बंगाल विभाजन है। अरुंडल कमेटी गठित की, उसने रिकमेंड किया लास्ट में कि भाई देखो ये विभाजन गलत हो गया है, इसको एक किया जाए। बाद में 1911 में तृतीय दिल्ली दरबार था, उसमें ये निर्णय लिया गया कि भाई चलो ठीक है, बंगाल का विभाजन अगर गलत हो गया है तो इसको जोड़ दो। तो 1911 में से पुनः एक कर दिया गया। दैट्स इट। पल्ले पड़ा, समझ में आया? इसी के कुछ खास बिंदुओं को हम लोग लिपिबद्ध कर लेते हैं, ठीक है। तो हेडिंग डालिए बंगाल विभाजन। एक्चुअली कोशिश है कि बंगाल विभाजन हम लोग पढ़ लें, कोशिश है, कोशिशें ही कामयाब होती है ना। तो डिवीजन ऑफ बंगाल, एक्चुअली बंगाल विभाजन में तो दो चीजें, एक तो कांग्रेस में विभाजन हो गया 1907 में, उग्रवादी निकल, जब ये उदारवादी नहीं माने उनकी बात, तो उग्रवादी तोड़ के चले आए बाहर। एक परिणाम ये आया, और दूसरा परिणाम जानते हो क्या, 1906 में मुस्लिम लीग का गठन हो गया। फिर मुसलमानों को भड़काते 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 भड़का ही ले गए। फिर मुसलमानों के हितों की रक्षा के लिए कांग्रेस के पैरेलल, हालांकि उतना बड़ा तो नहीं है, बट कांग्रेस के समानांतर पैरेलल मुस्लिम लीग की स्थापना हुई, जो मुसलमानों के हितों की रक्षा के लिए एक संगठन के रूप में है। तो वो तो मुसलमानों की बात करता था, अब कांग्रेस को उन्होंने सीधे घोषित कर दिया मुस्लिम लीग ये हिंदू कम्युनिटी की है, जबकि कांग्रेस ने ऐसा कुछ अनाउंसमेंट किया नहीं था। कांग्रेस ने तो कहा हिंदुस्तान की बात करो, हिंदू की बात क्यों करते हो। तो हिंदुस्तान यानी राष्ट्रीय ऑर्गेनाइजेशंस के रूप में उसने अपने आप को स्थापित करने की कोशिश की। लेकिन जब मुस्लिम लीग आया तो मुस्लिम लीग ने अपनी विचारधारा से कांग्रेस को हिंदुइज्म का क्या कहते हैं फॉलोअर्स घोषित किया, और उसका पक्ष लेने का आरोप लगाया, हिंदुओं का पक्ष लेने का आरोप लगाया। ठीक है, तो बहुत बाद में जब करते 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 जब नहीं माने, तब इंदिरा गांधी ने जाकर के क्या किया कि फिरोज खान से विवाह किया। तो बोले अब तो सही हो, अब तो पक्ष लेने का आरोप नहीं लगाओगे, ऐसा कुछ। तो बात की बात है, उस पर भी चर्चा कर ली जाएगी, लेकिन ऐसा कुछ अनाउंसमेंट है नहीं, तो ऐसे ही कर दिया गया। मैं भी ऐसी सोच रही हूँ, ठीक है। तो लिखते हैं 1905 1905 निर्णय लिया गया, डिसाइडेड ऑन
20 जुलाई 1905। डिवीजन एक्टिवेटेड डिवीजन एक्टिवेटेड मतलब लागू हो गया, वो तो निर्णय लिया गया। किस डेट को लागू हुआ, मतलब डिवीजन डिवाइडेड माना जाएगा, वो है 16 अक्टूबर 1905। विभाजन प्रभावी 16 अक्टूबर 1905। विभाजन का निर्णय 20 जुलाई 1905। विभाजन के समय वायसराय कौन है? लॉर्ड कर्जन। लिख लो, तो सबको पता ही है। विभाजन रद्द किया गया, डिवीजन कैंसिल्ड, on 1911 in the time of Lord Harding II के समय। विभाजन के समय बंगाल की जनसंख्या, सेंसस ऑफ बंगाल एट द टाइम ऑफ डिवीजन। बंगाल की जनसंख्या एट द टाइम ऑफ डिवीजन ऑफ बंगाल, ठीक है। सेंसस जनसंख्या बंगाल 7,85,00,000 जनसंख्या। $7,85,00,000 पूरे बंगाल की जनसंख्या है, ठीक है। नेक्स्ट लाइन, विभाजन का सरकारी कारण प्रशासनिक समस्या बताई गई, ठीक है। There expressed the official reason of division was administrative problems, while जबकि वास्तविक कारण, while the real reason was expressed from that letter which was written by Ridgely, रिजले सेक्रेटरी ऑफ इंडिया है, वहीं कहीं डाल दीजिए उसमें ब्रैकेट में, सेक्रेटरी ऑफ इंडिया, भारत सचिव है। एक्सप्रेस्ड which was written by Secretary of India Risley to Lord Curzon, that the United Bengal is a big power. The United Bengal is the big power, while ना लिखो, and this will be different directions of divided Bengal, and this will be different directions of divided Bengal. And this will be different directions of डिवाइडेड बंगाल, और विभाजित बंगाल की दिशाएं अलग अलग। तो इस पत्र से
हिंदी में लिख लिया कि नहीं लिखा अभी? लिख लिया? लिखो। जबकि वास्तविक कारण भारत सचिव रिजले द्वारा करजन को लिखे गए उस पत्र भारत सचिव रिजले द्वारा करजन को लिखे गए उस पत्र से पता चलता है कि ठीक है, उसके अनुसार अविभाजित बंगाल एक बहुत बड़ी शक्ति है। जबकि विभाजित बंगाल की दिशाएं अलग अलग होंगी। तो ये सूचना मिल गई। लिख लिया? छूट गया? हो गया? तो ये इंटरनल रीजन है जो क्लियर हो गया। बाकी इसको आप अपने हिसाब से भी लिख सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार विभाजन का मुख्य उद्देश्य हिंदुओं और मुसलमानों के बीच फूट डालना था। इस प्रकार विभाजन का मुख्य उद्देश्य हिंदुओं और मुसलमानों के बीच फूट डालना था। In this way, there was main aim of division. Their main aim of division was to फूट डालना क्या है? To break the unity of Hindu and Muslims. To break the unity of Hindu and Muslim. तो चलिए थोड़ा बंगाल विभाजन में लोग कर देते हैं, थोड़ा सा इधर ही ऐसे डायग्रामेटिक रूप से, नहीं तो फिर लिखना बहुत पड़ेगा। बंगाल, इसको आप डिवाइड करो। ये है वेस्ट बंगाल, इंक्लूडिंग बिहार एंड ओडिशा। वेस्ट बंगाल जिसमें बिहार और ओडिशा शामिल है। ईस्ट बंगाल इंक्लूडिंग असम एंड ईस्ट बंगाल। वही चीज, असम एंड, आज का ईस्ट बंगाल है, पूर्वी बंगाल, बांग्लादेश एंड बांग्लादेश, असम एंड बांग्लादेश। आज के क्षेत्रफल के हिसाब से मैंने डिवाइड किया है इसको। ठीक है, उस समय का क्षेत्रफल करोगे तो फिर बांग्लादेश अलग था नहीं, फिर तो बंगाल में ही आ जाएगा। तो केवल आसाम लिखोगे उस समय के अकॉर्डिंग, तो केवल आसाम इंक्लूडिंग आसाम है। आज के हिसाब से तो आसाम एंड बांग्लादेश है। ठीक है, बाकी ये तो ठीक है। तो ये बंगाल का डिवीजन हो गया। टोटल जो बंगाल की जनसंख्या है आपने लिखा 7,85,00,000। ये है इसकी टोटल जो वेस्ट बंगाल की जनसंख्या है, पॉपुलेशन
इसकी जो पॉपुलेशन है वेस्ट बंगाल की, वेस्ट बंगाल में बिहार उड़ीसा इसकी 5,40,00,000। तो पॉपुलेशन है 5,40,00,000। इसको बांट दिया गया, इसमें 4,50,00,000 हिंदू हैं, हिंदू 4,50,00,000, ठीक है। और मुस्लिम्स शेष जो बच्चे मुस्लिम है, कुल 90 लाख मुस्लिम है, 90 lakhs। वेस्ट ईस्ट बंगाल को जो डिवीजन किया गया, इसकी टोटल जनसंख्या है 3,10,00,000। टोटल पॉपुलेशन है 3,10,00,000। ये इसमें हिंदू हैं 1,80,00,000 मुस्लिम, 1,20,00,000 हिंदू हैं यहाँ। एक करोड़ 20,00,000 हिंदू हैं और मुस्लिम्स इसमें हैं कि जो बच्चे वो मुस्लिम्स ही होंगे पूर्वी बंगाल में। 3,10,00,000 है, 1,80,00,000, 1,80,00,000। ये बंट गया बंगाल, करजन ने बांटा है। ये टोटल जनसंख्या कितनी हो गई? 8.5 करोड़ हो गई। तो वही लिख लो जोड़ के, फिर गलत डाटा लिखा होगा। अब कोई जनसंख्या गिन के नहीं पूछने वाला, बस सही जोड़ जाड़ के लिख लो अपना कनेक्ट काउंट करके, ठीक है। वो अभी आप हिंदू मुस्लिम जोड़ोगे ना तो उसके भी जनसंख्या मिसमैच कर जाएगा। तो अप्रॉक्स है जो भी है सब ऐसे ही, वहां सेंसस को इतना एग्जैक्ट नहीं रखा गया है। फिर अन्य सब यहाँ हिंदू मुस्लिम के अकॉर्डिंग तो रखा गया है। अब टोटल पॉपुलेशन की बात की जाए तो वहां अन्य पॉपुलेशन को किनारे कर दिया गया है। वहां अन्य समाज की भी तो कुछ लोग तो होंगे, जैन बौद्ध थोड़ा बहुत होंगे, पारसी वगैरह भी थोड़ा बहुत होंगे, कुछ ना कुछ तो वो सब किनारे कर दिया गया है। तो उस हिसाब से तो पहली चीज तो इसको काउंट करके अगर कम है तो 5,40,00,000 और ये कितना है 3,10,00,000, तो 5 3 8 करोड़, 8,70,00,000, 8,70,00,000 हो गए भाई, है ना? 70 नहीं, 5 8 50, 8,50,00,000। चलो अब इसको भी जोड़ के अपना देख लेना, थोड़ा बहुत करेक्ट, वहां बहुत सेंसस से कोई बहुत इतना वो नहीं है। कुल मिलाकर के आपने पूर्वी बंगाल में देखा मुस्लिम ज्यादा है और पश्चिम बंगाल में आपने देखा हिंदू ज्यादा। यही कर्जन का कृत्य है और इसीलिए उसको आलोचना का पात्र है, ठीक है। तो ये हो गया। अब आइए विभाजन के विरुद्ध आंदोलन, मूवमेंट अगेंस्ट डिवीजन, मूवमेंट अगेंस्ट डिवीजन।
विभाजन के विरुद्ध आंदोलन। मूवमेंट अगेंस्ट डिवीजन। प्रारंभ 16 अक्टूबर, शॉर्ट में थोड़ा सा लिखिए। प्रारंभ स्टार्टेड फ्रॉम 16 अक्टूबर, उसी दिन से। सोलह अक्टूबर से प्रारंभ हो गया। पूरे बंगाल में शोक दिवस के रूप में मनाया गया। ठीक है। इट वॉज स्पेंट एज सॉरो डे, सॉरो शोक सॉरो इज ना, इट वॉज स्पेंट एज सॉरो डे इन होल बंगाल। तो इन्होंने कहा भाई शोक दिवस। फिर रविन्द्रनाथ टैगोर के सुझाव पर इसे राखी दिवस के रूप में मनाया गया। आफ्टर दैट ऑन द इट वॉज सेलिब्रेटेड, अब राखी दिवस सेलिब्रेट किया जाएगा। आफ्टर दैट इट वॉज सेलिब्रेटेड एज राखी डे, राखी यानी रक्षाबंधन, राखी डे ऑन द सजेशन ऑफ रविंद्रनाथ टैगोर। रविन्द्रनाथ टैगोर के सुझाव पर राखी दिवस। उनका सिर्फ इतना मतलब था, देखो अगर वो बांट रहे हैं तो बांटने दो, हम लोग एक दूसरे के हाथों पर राखी बांध के ये सिद्ध कर दें कि तुम बांटते रहो और हम जुड़ते रहेंगे। हमारे पास ऐसे तमाम फार्मूले भी जुड़ने का, जैसे राखी वगैरह है, ये सब तुम्हारे पास है ही नहीं, फार्मूले फंडे नहीं है। ये तलवार मेरे ही पास है, तुम तोड़ो मैं इस तलवार से जोड़ लूंगा। तो ये राखी दिवस के रूप में इन्होंने मनाने का सजेशन दिया, तो जो एकता का प्रतीक था। ठीक है। फिर स्वदेशी व बहिष्कार आंदोलन इसकी प्रमुख विशेषता रही है। इस आंदोलन की जो प्रमुख विशेषता रही है, ठीक है, तो देयर वाज मेन फीचर ऑफ दिस मूवमेंट, क्या? स्वदेशी एंड बहिष्कार। स्वदेशी यानी डोमेस्टिक एंड अवॉइड, डोमेस्टिक एंड अवॉइड, स्वदेशी एंड बहिष्कार। ठीक है, ओके, हो गया। इस विशेषता रही है। संपूर्ण भारत में यह आंदोलन फैल गया, धीरे धीरे संपूर्ण भारत में यह आंदोलन फैल गया। दिस मूवमेंट बिकम एक्सपेंडेड इन होल, क्या लिखा? संपूर्ण भारत में यह आंदोलन धीरे धीरे फैल गया। ठीक है। देयर एक्सपेंडेड इन होल इंडिया द मूवमेंट, यह आंदोलन पूरे भारत में, इन स्लोली ऐसा कुछ लिख लो, धीरे धीरे, स्टेप बाय स्टेप है, ग्रेजुअली, ओके, ग्रेजुअली दिस मूवमेंट एक्सपेंडेड इन होल ऑफ द इंडिया। ऐसे भी बदल गया, तुरंत दूसरा बोलेंगे तो चेंज हो जाएगा, तो आप लोग अपने हिसाब से भी सही लिख लिया करो, बाकी तो हम बोल ही रहे हैं। ओके, अब इसको मैंने इसलिए लिखा है कि पूरे भारत फैल गया, कि अलग अलग क्षेत्रों से अलग अलग लीडरशिप मिला था। यहाँ से क्वेश्चन आता है, एक बार आया था पंजाब से कौन लीडर किया था, इसीलिए बहाने से इसको मैंने लिखा है कि पूरे भारत में फैल गया। ठीक है, अब आगे लिखिए इसमें। फैल गया। महाराष्ट्र में तिलक और उनकी पुत्री केतकर ने नेतृत्व किया। तिलक एंड हिज डॉटर केतकर, तिलक मतलब बाल गंगाधर तिलक, एंड हिज डॉटर केतकर led from महाराष्ट्र। चलिए, पंजाब में लाला लाजपत राय फ्रॉम पंजाब,
एक एक लाइन में लिख लीजिए एक एक नेतृत्व ना, तो इसे भी क्लियर रहेगा। लाला लाजपत राय फ्रॉम पंजाब। चिदम्बरम पिल्लई, सुब्रमण्यम अय्यर एंड पी आनंद चार्लू, 3 नाम लिखिए, पहले भी नाम आ चुका है, मद्रास के वहां से आया है। चिदम्बरम पिल्लई, चिदम्बरम पिल्लई, सुब्रमण्यम अय्यर, लिख दें क्या, सुब्रमण्यम अय्यर एंड पी आनंद चार्लू, पी आनंद चार्लू, लेट फ्रॉम मद्रास प्रेसिडेंसी, ये लोग मद्रास से। अब देखिए, अब चेंज नेचर कैसे होता है, जैसे कहा दक्षिण भारत से किसने नेतृत्व किया, यहाँ मद्रास का नाम आ रहा, बाकी कहीं का नाम ही नहीं आ रहा। जाहिर सी बात है साउथ इंडिया का, अब उसने मद्रास का नाम ही नहीं लिया क्वेश्चन पेपर में, उसने सीधे साउथ इंडिया से बहिष्कार आंदोलन का नेतृत्व या स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया, तो ये 3 नाम आ जाएंगे। फिर साउथ इंडिया वाले भी यही हैं, क्योंकि प्रेसिडेंसी में ही होगा, मद्रास प्रेसिडेंसी, ठीक है, ये चीज है। ओके, निकल रहे, चलिए 5 मिनट थोड़ा सा इसको हम प्लेटफॉर्म पे लगाएंगे। आफ्टर दैट देवेंद्र, तो वैसे वो क्या कहते हैं, लगभग चीजें जो है, तुम्हारा तो नहीं कुछ छूटा है, देवेंद्र का पूछना है, किसी और इधर आपका, आप लोग तो फिर चलते रहो, आप लोग को एग्जाम में नहीं देना है, ठीक है, आपका कोई नहीं, बढ़िया है तरीका। देखो हम एक चीज लाइन इस पर एक ऐड कर दें, याद आ गया तो कर ही दें बीच में ब्रेक करके, कि तूफानों से आंख मिलाओ और सैलाबों पे वार करो और मल्लाहों का चक्कर छोड़ो, तैर के दरिया पार करो, तो तैर के दरिया पार करो, ठीक है। तो वो एक्चुअली सेल्फ कॉन्फिडेंस भी बिल्डअप करता है, और अपनी स्ट्रेटजी अपनी ही होती है, बाकी स्ट्रेटजी कुछ भी अपनी, जो चीज़ आपने सीखा है वही आपका अपना है, ठीक है। तो जो आपने लर्न किया है कहीं से भी, जो भी एक्चुअली उसी को तो मॉडिफाई करके आपने रखा हुआ है, तो ठीक है। तो आगे इसको पूरा कर लीजिए, क्या लिखा है, हाँ, पी आनंद चार्लू, इसका नेतृत्व किया। इस आंदोलन को सर्वाधिक सफलता विदेशी वस्त्रों के बहिष्कार में मिली, इस आंदोलन को सर्वाधिक सफलता विदेशी वस्त्रों के बहिष्कार में मिली। दिस मूवमेंट गॉट सक्सेस, गॉट मैक्सिमम सक्सेस in field of avoid of foreign clothes, विदेशी वस्त्रों के बहिष्कार, सबसे ज्यादा यही पॉपुलर हुआ है, मतलब सबसे ज्यादा इसी फील्ड में सफलता मिली, बाकी तो लोग करते रहे हैं। बाकी तो औरतों ने विदेशी चूड़ियां पहनना छोड़ दी, विदेशी वस्त्र पहनना बंद कर दिया, धोबियों ने विदेशी, सुन लो केवल इसके विदेशी बहिष्कार का मतलब क्या है। औरतों ने विदेशी चूड़ियां पहनना, सबसे कठिन काम यही था, बट क्विट। विदेशी वस्त्र पहनना बंद कर दिया, धोबियों ने विदेशी वस्त्रों को धोने से मना कर दिया, स्वदेशी आंदोलन, ठीक है। तो ये चीजें जो इसके कैरेक्टर्स रहे हैं, ये सब कैरेक्टर्स रहे हैं, धोबी, नाई, ये सब लोग विदेशी ना हेल्प करना है, पहली चीज तो सामान ही यूज नहीं करना उनका, विदेशी कपड़े पहनने नहीं है, ठीक है, और भी तमाम सारी चीजें हैं, तो वो चीज। जागरण के लिए बारिशाल के एक अध्यापक, सुनिए, स्वदेशी आंदोलन के जागरण के लिए एक अध्यापक, वो छांट के लिखा है, बहुत ज्यादा है ना, मैटर तो कम करना पड़ता है। स्वदेशी आंदोलन के जागरण के लिए, फॉर द अवेयरनेस ऑफ स्वदेशी मूवमेंट, अ टीचर नेम्ड अश्वनी कुमार दत्त,
ए टीचर नेम्ड अश्वनी कुमार दत्त established स्वदेश बांधव समिति, इसको ऐसे लिखिएगा, established स्वदेश बांधव समिति, established स्वदेश बांधव समिति and opened many स्वदेशी stores और बहुत से स्वदेशी स्टोर उन्होंने खोले, जैसे कि स्वदेशी जनरल स्टोर, स्वदेशी मेडिकल स्टोर भी है बट उसका लीडर अलग है, क्योंकि वो एक किसी एक्सपर्ट के द्वारा ही किया जा सकता, सब नहीं। जैसे आप जनरल स्टोर कोई भी खोल सकता है, बट मेडिकल स्टोर तो जो उसका एक्सपर्ट होगा, फार्मेसी उसके लिए की जाती है, उसकी डिप्लो, तो वो खोल सकता है। तो खैर प्रयास इनका भी रहा, बट ऐसे ही तो कई स्वदेशी स्टोर्स खोले। तो जितने स्वदेशी टाइप के स्टोर्स हैं जो अंग्रेजों या विदेशी चीजों, विदेशी वस्तुओं का यूज ज्यादा बढ़ रहा था जिसमें, उसको फ्रस्ट्रेट करने के लिए स्वदेशी स्टोर्स खोले गए। ये चीज है। प्रसिद्ध वैज्ञानिक प्रफुल्ल चंद्र राय ने बंगाल केमिकल स्वदेशी स्टोर खोला, पूछा जा चुका क्वेश्चन है। द फेमस साइंटिस्ट प्रफुल्ल चंद्र राय, द फेमस साइंटिस्ट प्रफुल्ल चंद्र राय ओपेंड बंगाल केमिकल स्वदेशी स्टोर। स्वदेशी शिक्षा के प्रसार के लिए स्वदेशी स्कूल खोले गए। देयर ओपन्ड द स्वदेशी स्कूल्स, देयर ओपन्ड द स्वदेशी स्कूल्स फॉर एक्सपेंशन ऑफ स्वदेशी एजुकेशन, फॉर एक्सपेंशन ऑफ स्वदेशी एजुकेशन। जैसे 1906 में बंगाल नेशनल कॉलेज की स्थापना, एज Establishment of Bengal National College in 1906. Establish Bengal National College in 1906. इसके बाद लिखिए सर गुरदास बनर्जी established काउंसिल ऑफ नेशनल एजुकेशन, राष्ट्रीय शिक्षा परिषद। सर गुरदास बनर्जी ने राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना की। इस्टैब्लिश्ड द काउंसिल ऑफ नेशनल एजुकेशन इन 1906। ये योगदान है, कंट्रीब्यूशन है लोगों का स्वदेशी मूवमेंट के लिए जो आपने लिखा। चलिए